मित्रों, आज हम सीटेट के लिए पुराने प्रश्न पत्रों को देखें। ये पेपर जो है पुराने जो है सीटेट में पूछे गए प्रीवियस ईयर से लिए गए हैं और अब मैं रोज़ाना 2 वीडियो अपलोड किया करूँगी। एक जो है सीडीपी का पार्ट या जो भी है मैं जो अच्छे से एक्सप्लेन कर पाऊँगी, तो मैंने सोचा है कि मैं अभी 2 वीडियो अपलोड कर दिया करूँगी। आशा है आप लोगों को प्रश्न अच्छे से दिख रहा होगा और समझ भी आ रहा होगा। मैंने पूरा ट्राई किया है। तो पहला प्रश्न देखते हैं, निम्नांकित में से कौन सा समस्या समाधान में बाधक नहीं है? सूझ, भग्नाशा, चिंता, नकारात्मक मानसिक वृत्ति। मतलब कि जो समस्या समाधान में बाधक नहीं है बल्कि उनके लिए वो समस्या समाधान में उनकी मदद करता है। तो इसका सही जवाब है सूझ। जब कोई भी व्यक्ति किसी कार्य को सोच समझ के सूझ के द्वारा करता है तो उसमें समस्या समाधान में बाधा नहीं आती बल्कि मदद मिलती है। और भग्नाशा भी चिंता से रिलेटेड है, फ्रस्ट्रेशन इसको बोलते हैं। और चिंता भी है, आप लोग जानते हैं, जो एंजाइटी वगैरह होती है। और नकारात्मक मानसिक वृत्ति मतलब नेगेटिव थॉट जो आते हैं, नेगेटिव मेंटली सेट बन जाता है, वो होता है। लेकिन सूझ जो है, सूझ में इंसान सोचता है, समझता है कि क्या चीज़ें करनी है, तो वो समस्या समाधान में बाधक नहीं है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा एक संवेग है? उद्दीपक, स्मृति, आमोद, ध्यान। तो इनमें से कौन सा एक संवेग है? तो ये है संवेग है आमोद। जो मैकडूगल साहब थे, उन्होंने जो है 14 प्रकार के संवेगों के बारे में बताया था। इसमें से आपको ज़्यादातर पूछा जाता है भय, भूख, क्रोध, घृणा। ये इम्पोर्टेंट है, इतने पूछे जाते हैं। इनमें से कौन सा एक संवेग है? तो आमोद एक संवेग है। मैं आपको गिना देती हूँ 14 कौन से थे। भय, क्रोध, घृणा, वात्सल्य, करुणा, कामुकता, आश्चर्य, आत्महीनता, आत्माभिमान, एकाकीपन, भूख, अधिकार, कृतिभाव, आमोद। तो देखिए इन संवेगों में आमोद भी है और ये मैकडूगल के द्वारा बताए गए हैं। अगर आया कि संवेग, तो आप थोड़ा ध्यान दीजिएगा कि अगर कभी ऐसे आया किसी के द्वारा तो आप ये ध्यान दीजिएगा कि वहाँ उनके अनुसार है या ऐसे ही कुछ दे दिया है, तो आपको इस पे ध्यान देना होगा। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं। FIASCS के साथ मूल रूप से कौन संबंधित है? इसका क्या है? फ्लैंडर इंटरैक्शन एनालिसिस कैटेगरी सिस्टम जो है ये किससे संबंधित है? हर्बर्ट, लिपिड, फ्लैंडर या मॉरिसन, किससे ये संबंधित है ये पूछा है। तो ये जो है इससे संबंधित है, फ्लैंडर जो है इससे संबंधित है। अगला है, निम्न में से कौन सा प्रश्न कौशल के लिए सही नहीं है? प्रश्न कौशल के लिए सही नहीं है। सीटेट के प्रश्नों में ज़्यादातर नहीं शब्द का आता है कि कौन सा नहीं है, कौन सा ये इनमें से कौन सा सत्य नहीं है। तो आप लोग नहीं पे पहले अंडरलाइन तो आप कर नहीं पाओगे क्योंकि इस टाइम पे जो है ऑनलाइन पेपर होने वाला है, तो आप लोगों को थोड़ा ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा। प्रश्न आते हुए भी घबराहट के लिए ऐसा हम छोड़ देते हैं, तो उस पर ध्यान दीजिएगा। पहला है इसमें ऑप्शन, प्रश्न पूछने में उत्साहवर्धक तरीकों का प्रयोग करना, प्रश्नों को प्रोत्साहित देना, हाँ अथवा ना उत्तर वाले प्रश्नों की संख्या बढ़ाना, सुनने में संवेदनशीलता विकसित करना। तो ये जो है प्रश्नों को प्रोत्साहन देना, प्रोत्साहित करना, ये जो है प्रश्न कौशल के लिए सही नहीं है पूछा है ना। देखिए इसमें मिस्टेक हो गई, सॉरी। ये है इसका सही जवाब है सी, हाँ अथवा ना उत्तर वाले प्रश्नों की संख्या बढ़ाना। इससे तो बच्चा बस ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को ही देख पाएगा, वो और चीज़ों के बारे में तो समझ ही नहीं पाएगा। इसके लिए हाँ या ना नहीं, बल्कि उसके लिए प्रश्न पूछने के लिए उत्साहवर्धक तरीकों का वो उत्साहित हो, प्रश्नों को पूछने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। और सुनने में संवेदनशीलता विकसित करने का मतलब है कि बच्चा अगर सुन रहा है तो उसको अच्छी तरीके से बताओ और बच्चे को भी बताओ तो बच्चा भी सुनने
सुने, और आप भी बच्चे की सुनो। ये नहीं है कि बच्चा अगर कुछ बोल रहा है तो उसको डांट के बैठा दिया गया, नहीं, बस सुनने में संवेदनशीलता विकसित करनी है। और ये हाँ या ना वाले ये प्रश्न बच्चों से नहीं पूछने, क्योंकि वो छोटे होते हैं। नेक्स्ट है, व्यक्तित्व मापन की प्रक्षेपी तकनीक है साक्षात्कार, प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण, निर्धारण मापनी या अवलोकन। व्यक्तित्व मापन की कौन सी प्रक्षेपी तकनीकी है? तो इसमें से जो प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण है, यही जो है ये प्रक्षेपी तकनीक है। इसमें कई सारे हैं जो इस प्रकार की व्यक्तित्व मापन की हैं। एक है शब्द साहचर्य परीक्षण, और रोसार तो जरूर पूछता है रोसार्स का। और जो है प्रासंगिक बोध परीक्षण तो आप पढ़ ही रहे हैं, व्यक्तित्व मापन की तकनीकी है। सृजनात्मक समस्या समाधान की अवस्था जिसमें व्यक्ति असंगत सूचनाओं पर ध्यान नहीं देता, उसे कहते हैं आयोजन, अनुवादन, प्रबोधन, उद्भवन। सृजनात्मक समस्या समाधान, सृजनात्मक समस्या समाधान क्या है इसके बारे में बताएं तो ये उद्भवन, जिस पे बच्चा ध्यान नहीं देता वो उद्भवन कहलाता है। सृजनात्मक समस्या समाधान की ये वो अवस्था है जिसमें व्यक्ति कई सूचनाओं पर ध्यान नहीं देता, और उसे उद्भवन कहते हैं। जब इस अवस्था में व्यक्ति होता है तो कई इससे संबंधित कई सूचनाएं एकत्रित करता है अपने चेतन रूप में, अपने चेतनावस्था में कई सूचनाएं जो है इकट्ठी करता है, लेकिन चिंतन करना छोड़ देता है। वो चिंतन नहीं करता, बस सूचनाएं इकट्ठी करता है। जब उद्भवन रहता है, नई नई सूचनाओं ज्ञान को अपने अनुभव स्मृति में सोचता है, बस देखता है, मिलता है, लेकिन उसको वहाँ पे स्मृति भंडार में जमा नहीं करता। बस उस सृजनात्मक समस्या समाधान मतलब ये है कि जब हम नई नई समस्याओं को देखते हैं और उसको सही करने के तरीके, अलग अलग तरीके ढूंढते हैं, लेकिन ये थोड़ी ना है कि उसको अपने मन में बैठा लेते हैं, बस वो उद्भव होती हैं और वो चली जाती हैं। इसका सही जवाब ये है। बोली जाने वाली भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है? बोली जाने वाली भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है? तो ये है अर्थ विज्ञान, रूपग्राम, ध्वनिग्राम, वाक्य विन्यास। तो इसका सही जवाब है सी। ये जो है ध्वनिग्राम मतलब आवाज़ जो है भाषा की सबसे छोटी इकाई है। रूपग्राम मतलब वो लिखा गया है, वाक्य मतलब तो सेंटेंस पूरा हो जाएगा। अर्थ ग्रहण करना, जब बोला गया है ध्वनि द्वारा तभी उसका अर्थ ग्रहण किया गया है। नेक्स्ट है, निम्न में से किस प्रश्न द्वारा सृजनात्मक चिंतन को सर्वाधिक अच्छे ढंग से अनुमानित किया जा सकता है? तो ऑप्शन है, इसे कौन बता सकता है? सही उत्तर बताएं। क्या आप इनका उत्तर बता सकते हैं? इसे कितने भिन्न तरीके से हल किया जा सकता है? ये देखिए कि ये प्रश्न पूछा है सृजनात्मक चिंतन को सर्वाधिक अच्छे ढंग से। सृजनात्मकता का मतलब होता है नई नई चीज़ों को सीखना, अलग अलग चीज़ों को सीखना। तो इसमें है कि इसे कितने भिन्न तरीकों से हल किया जा सकता है। ये प्रश्न आप बच्चों से पूछेंगे। जैसे आपने 8 लिख दिया और बच्चों से पूछा कि बताओ 8 कैसे लिखा गया, तो कोई बच्चा बताएगा 2 + 6 कर दिया तो हो गया, कोई बताएगा 4 + 4 कर दिया तो हो गया। ये अलग अलग तरीक़ों से उसको सिखाएंगे। ये नहीं कि उनको बोल दिया रटवा दिया, इसे कौन बताएगा, मतलब हम बोल दिए 3 + 3 क्या हो गया तो बच्चा आराम से बता दिया, या फिर ऑप्शन दे दिए तो सही उत्तर उसमें से ढूंढ के बता दिया। लेकिन कितने भिन्न तरीक़ों से, जहाँ विभिन्न और भिन्न वाक्य आएगा वहाँ सृजनात्मकता का जरूर संबंध होगा। नेक्स्ट है, सूक्ष्म शिक्षण है क्या है? मूल्यांकन शिक्षण, वास्तविक शिक्षण, अवश्रेणीय शिक्षण या प्रभावशाली शिक्षण। सूक्ष्म शिक्षण जो माइक्रो टीचिंग है वो क्या है? वो जो है सूक्ष्म शिक्षण जो है अवश्रेणीय है, मतलब इसको श्रेणी में विभाजित किया गया है। जब हमारे डीएड या बीएड का जो भी हम लोगों ने कोर्स किया है, जिन्होंने भी किया है, तो उनसे वहाँ पे लेसन प्लान बनवाया जाता था और पढ़ाया जाता था। तो उसमें जो है उनको 6 चरण होते थे। 6 चरणों में ये 36 मिनट का होता है।
36 में इनका होता है। ये क्या है ना कि अपने जो भारतीय शिक्षा प्रणाली है उसमें 36 मिनट का ही माना गया है। इसमें पाठ्य योजना निर्माण, पाठ्य योजना को इसमें इंक्लूड नहीं किया गया है। जब पुनः पाठ्य योजना जब आप लेंगे तो उसमें है ये, लेकिन पहले आप पाठ्य योजना बनाएंगे, फिर पाठ का प्रस्तुतिकरण करेंगे, फिर प्रतिपुष्टि मतलब फीडबैक लेंगे, उसके बाद पुनः पाठ्य योजना का निर्माण करेंगे, फिर पुनः प्रस्तुति करेंगे, फिर पुनः प्रतिपुष्टि मतलब फीडबैक लेंगे। इसके 6 चरण होते हैं। ये मतलब कि ये कंटिन्यू उसका एक प्रोसेस होता है, पूरा उस तरीके से किया जाता है। तो नेक्स्ट है, ये 10 नंबर का है। तो ये क्या है कि ये बहुत बड़ा था, इसको टाइपिंग करने में थोड़ी प्रॉब्लम हो रही थी, मैंने इसको एज इट इज़ डाल दिया, आप लोग देख लीजिए। इसमें सुमेलित करना है कि मतलब कौन सा किससे सुमेलित है, सुमेलित कीजिए है, तो इसमें करना है। तो हल का संबंध किससे है, क्या आवश्यकता सिद्धांत से, मैकडूगल है, फ्रायड है, मैस्लो है। तो मैस्लो का आवश्यकता सिद्धांत है, ये तो कन्फर्म है। और ये देखिए यहाँ ऑप्शन में भी जो है सब में पहले चार का ही दे दिया है कि ए का 4 ही, ए का 4, अच्छा ए का दिया है, हल का दिया है, प्ररोध अवकलन का, ठीक है। और मैंने मैस्लो का आवश्यकता सिद्धांत बताया मतलब कि 4 का 1। देखिए आप यहीं पकड़ सकते हैं इसको कि कौन सा सही है। देखिए मैंने बताया ना मैस्लो का आवश्यकता सिद्धांत, तो मैस्लो का डी है और डी का पहला है, तो डी का पहला इसमें एक ही है। तो आप ये देखकर अगर आपको नहीं याद है तब भी आप देख सकते हैं। और इसमें देखिए मैकडूगल जो है इन्होंने मूल प्रवृत्ति के बारे में बताया, और मैकडूगल ने ही बताया था ना उसके बारे में, मैकडूगल ने ही संवेगों के बारे में बताया था, मूल प्रवृत्ति के बारे में बताया था। और इसका सही जवाब अभी बी ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि ये लास्ट वाला मैच कर रहा है। तो हल का हो गया प्ररोध अवकलन सिद्धांत, मैकडूगल को हो गया मूल प्रवृत्ति, इसका सीधा सीधा है। फ्रायड का भी हो गया मनोविश्लेषणात्मक, बस ये दोनों क्रॉस है, ये इनका यहाँ पे, ये इनका यहाँ पे है, ठीक है। चलिए अच्छा नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा अभिक्रमित अनुदेशन का सिद्धांत नहीं है? अभ्यास का सिद्धांत, छोटे छोटे पदों का सिद्धांत, सक्रिय अनुक्रिया का सिद्धांत, पुनर्बलन का सिद्धांत। तो अभिक्रमित अनुदेशन का सिद्धांत नहीं है पूछा गया है, तो ये जो है ये अभ्यास का सिद्धांत अभिक्रमित अनुदेशन का सिद्धांत नहीं है। और ये जो है ये अभ्यास का जो सिद्धांत था ये उनका थॉर्नडाइक का है, ये इनका नहीं है, अभिक्रमित अनुदेशन के सिद्धांत का नहीं है। अगला देखते हैं। थॉर्नडाइक उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत ESR थ्योरी में सीखने की प्रक्रिया का क्या महत्व है? क्या महत्व, प्रक्रिया में क्या महत्वपूर्ण नहीं है? क्रिया प्रसूत व्यवहार, अंतर्नोद, अभिप्रेरक, उद्दीपक। क्या जो थॉर्नडाइक की ESR थ्योरी है उसमें क्या महत्वपूर्ण नहीं है पूछा है, तो इसमें जो है इसका सही जवाब है क्रिया प्रसूत व्यवहार। क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत तो स्क्रीनर का है, अंतर्नोद, अभिप्रेरक, उद्दीपक की तो बात की गई है इनके में, लेकिन क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत ये स्क्रीनर का है, इनका नहीं है। और ठीक है, तो नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित में से किस प्रकार के अधिगम को गेने ने अपनी अधिगम सोपानकी में सर्वाधिक नीचे स्थान पे रखा है? आपको पता है कि अधिगम वो जो है RN गेने हैं, उन्होंने अधिगम सोपानकी बताया है, उसमें किस प्रकार से पहले बच्चे किस लेवल से सीखते सीखते जाते हैं उसके बारे में बताया। तो सबसे नीचे लेवल पे उन्होंने किसको रखा है ये पूछा है। तो प्रत्यय अधिगम, शाब्दिक अधिगम, संकेत अधिगम या श्रृंखला अधिगम, तो उन्होंने संकेत अधिगम को सबसे निचले स्तर पे रखा है। आप इस तरीके से मान सकते हैं कि जैसे जब स्कूल में बच्चे पढ़ने के लिए जाते हैं तो उनको संकेतों के द्वारा पढ़ाया जाता है। उनको पहले ऐसे एप्पल बना दिया जाएगा, सॉरी ये एप्पल की जगह कुछ और बन गया, मतलब उनको जो भी है, आम मैं बना सकती हूँ अच्छे से, तो मैं आम बना के बताती हूँ। किसी भी बच्चे को पढ़ाऊँगी तो बनाना होगा ना, तो
आम, उनको ऐसे आम आम बना के बता दिया जाएगा। ये भी पता नहीं क्या बन गया, लेकिन ठीक है चलिए। तो उनको संकेतों के माध्यम से पहले पढ़ाया जाता है। तो शुरुआत में उनको संकेत, फिर उद्दीपक अनुक्रिया, उनको उद्दीपक कोई दिया जाएगा जिससे वो देखे और उसको ग्रहण करने की कोशिश करे। फिर होगा श्रृंखला अधिगम, फिर उनके लिए शब्दों का प्रयोग होगा, फिर बहुभेदन मल्टी लर्निंग होगा, फिर उसके बाद कॉन्सेप्ट लर्निंग होगा, फिर प्रिंसिपल लर्निंग होगा, फिर प्रॉब्लम सॉल्विंग लर्निंग हो जाएगा। तो ठीक है, तो शाब्दिक जो है 4th पे आता है, शाब्दिक इसमें नहीं है। और श्रृंखला जो चेन है वो 3rd पे आता है, और प्रत्यय संप्रत्यय जो हो 6th पे आता है, कॉन्सेप्ट मेथड 6 पे आता है। नेक्स्ट है, शिक्षण के दौरान आवाज़ में उतार चढ़ाव उदाहरण है। जब पढ़ा रहे हैं तो उसमें आवाज़ में उतार चढ़ाव क्यों होता है? उद्दीपन परिवर्तन, कौशल प्रस्तावना कौशल, पुनर्बलन कौशल, समापन कौशल। कब उतार चढ़ाव उदाहरण है, मतलब हम जब बोलते हैं तो उसमें उतार चढ़ाव मतलब वो फोकस बताता है कि किस लिए। उद्दीपन परिवर्तन, जैसे अगर ज़ोर से बोल के पढ़ाने में, जैसे कोई बच्चा है, कोई क्लास में है, अगर कोई बच्चा उठ के पढ़ा रहा है, तो अगर वो नॉर्मली ऐसे 2 1 ज़ा 2 2 2 ज़ा 4 ऐसे पढ़ा रहा है, तो कोई उद्दीपक नहीं होगा, उनमें कोई खिंचाव नहीं होगा, बच्चे उनसे लगाव महसूस नहीं करेंगे। लेकिन अगर वो उतार चढ़ाव 2 1 ज़ा 2 इस तरीके से आवाज़ करके पढ़ाएंगे, या ए फॉर एप्पल ऐसे करके पढ़ाएंगे, तो उतार चढ़ाव के द्वारा क्या होता है कि उद्दीपक बढ़ता है और बच्चों में जो है जिज्ञासा पैदा होती है पढ़ाई करने की। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा संप्रेषण की प्रक्रिया का तत्व नहीं है? माध्यम, अंतःक्रिया, प्रतिपुष्टि या पुनर्बलन। संप्रेषण की प्रक्रिया का तत्व नहीं है, ये पूछा गया है। तो पहला क्या है? माध्यम, अंतःक्रिया, प्रतिपुष्टि या पुनर्बलन। संप्रेषण मतलब बातचीत जब करते हैं उसका पूछ रहे हैं कि क्या है। तो पुनर्बलन तो हमें तब मिलता है जब हम मतलब हमने कुछ कह दिया और उसके बाद उन्होंने क्या मतलब फीडबैक दिया, इस तरीके से होता है पुनर्बलन। तो संप्रेषण की प्रक्रिया का ये तत्व नहीं माना जाता है। नेक्स्ट है, मंदित मना बालकों की शिक्षा हेतु कौन सा उपागम उपयुक्त कहा जा सकता है? मंदित मना बालकों की शिक्षा हेतु कौन सा उपागम उपयुक्त कहा जा सकता है? तो व्यक्तिक अनुदेशन, त्वरित उपागम, संवर्धन उपागम या उच्च स्तरीय परिचर्चा। तो इसमें क्या है, व्यक्तिक अनुदेशन जो है होता है मंदित मना से, क्या है ना कि जो बच्चे दिमाग से थोड़े कम या मतलब उनकी मानसिक जो विकास होता है वो ठीक ढंग से नहीं हुआ रहता, जैसे आम बच्चों का हुआ रहता है, तो उसमें क्या करते हैं कि बच्चों को मतलब ज़्यादा ध्यान देते हैं, उनके लिए व्यक्तिगत रूप से उनको सिखाते हैं, उनको बताते हैं, और जहाँ उनके जिस पार्ट में उनको दिक्कत महसूस होती है उसमें वो ज़्यादा ध्यान देते हैं। तो फिलहाल अभी तो मैं बस करती हूँ, क्योंकि क्या है कि क्लास बहुत बड़ी हो जाएगी तो मुझे अपलोड करने में बहुत दिक्कत होगी। इसमें और भी क्वेश्चन है, मैं बाद में इसका करवा दूँगी। अभी के लिए धन्यवाद।